वालेकुम एवरीवन। आर यू बैक? सॉरी, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से आई वाज डिस्कनेक्टेड। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय लैपटॉप एंड आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जस्ट वेट अ व्हाइल। Stop sharing. Okay. I think it is opened now. Let me share the screen. Okay, three. इट्स लोडिंग गाइस, जब तक ये लोड हो जाती है। ओके। यहाँ पर थे हम, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो लिटरेचर रिव्यू को हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट लिटरेचर रिव्यू इज बेसिकली एंड व्हाई डू वी डू लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर जो रिलेटेड लिटरेचर है उसको हम रिव्यू क्यों करते हैं। उसके अलावा वी डिस्कस कि हम रिव्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह करना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। तो सबसे पहले हमारा कलेक्ट कलेक्ट करते हैं हम, उसको एवेल्युएट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं लिटरेचर ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू आवर टॉपिक। और उसकी डिफरेंट हमारे पास जो है वो लेवल्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, या जिसको हम जिन लेवल्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर इज रेलेवेंट टू माय research or not. Am I audible, guys? Just give me one heads up and then we will continue. Guys, am I audible to you all? Anybody? Just write a message, yes, or tell me in unmute yourself and tell me, guys. Okay, thank you, Sadia. Thank you so much. Thank you, Rashid. Thank you, Alia. All right. Okay, so अच्छा, दूसरा हम the second step that we follow is once we have selected certain articles, एक list of articles हमारे पास आ गई, then we read them and we find out the patterns, like we find out the theories, which theories are being discussed, which theories are being followed to proceed with the research, what methods are used and what results are produced in the research paper. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सारे उनको रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं और उनको फिर एक जैसे रिसर्च पेपर्स को या एक जैसे रिजल्ट्स को या एक जैसे मेथड्स के बेसिस पे हम उनके थीम्स बनाते हैं। वंस वी हैव थीम्स देन हम उस पे डिस्कस करते हैं कि क्या डिबेट्स हो रही हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स या कंट्राडिक्शंस आ रही हैं ऑन इन द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट रिसर्चर्स, राइट। So, और उसके बाद what are the where are the different points or the opinions where scholars disagree with each other, and then on the basis of that, on the basis of reading all the research papers, we've come up with the gap। क्योंकि गैप के लिए ही हम एक रिसर्च कर रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व फाइंड आउट ऑब्जर्व की होती है अपनी इन्वायरमेंट में या अपने सराउंडिंग्स में, और उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड वी लुक फॉर द प्रॉब्लम्स, एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम विच आर नॉट येट सॉल्व्ड। तो उन प्रॉब्लम उन एस्पेक्ट्स को हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, या हम उनको जिसको खेलें के फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या उनको फिल आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वी वर डिस्कसिंग के स्टेप बाय स्टेप गाइड, ऑब्वियसली वी आर ऑन थर्ड स्टेप विच इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या प्लान करते हैं कि हम वेदर अपनी लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर किस तरीके से करेंगे। हम क्रोनोलॉजिकली करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि पहले कौन सी स्टडीज पब्लिश हुई हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, और बाद में कौन सी हुई हैं।
ईयर वाइज, या फिर हम उसको थीमेटिकली उसको स्ट्रक्चर करते हैं इन अ वे कि हम थीम्स जो हमारे रिजल्ट्स और हमारे रिजल्ट्स से जो थीम्स बनेंगे, तो उन थीम्स के अकॉर्डिंग पहले थीम को डिस्कस किया, फिर दूसरी थीम को डिस्कस किया, फिर तीसरी थीम को डिस्कस किया, या फिर हम मेथडोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं कि हम अगेन मेथडोलॉजिकल ऑर्डर में भी फिर हम क्रोनोलॉजिकली जाते हैं या फिर हम थेमेटिकली जाते हैं। अच्छा, तो मेथडोलॉजिकली हम क्या करते हैं, हम पहले बताते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्वालिटेटिव को करेंगे एंड फिर मिक्स मेथड को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू को। एंड देन दूसरा होता है थेरेटिकली। तो थेरेटिकली का मतलब ये होता है कि जो थेरीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो हमने ऊपर प्रीवियस जो हमारा स्टेप था उसके अंदर हमने यहाँ पे फर्स्ट पे अगर आप देखें तो हमने ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखे थे। ठीक है, तो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स में हमने एक चीज पे फोकस किया था विच इज थेरी। तो क्या क्या थेरीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और उन थेरी कौन सी थेरी के साथ कितने पेपर जो है वो रिलेट करते हैं, या किस थेरी को कितने पेपर्स ने फॉलो किया है टू प्रोसीड विद द रिसर्च। सो दैट ऑल्सो इज अगेन क्या कहते हैं जिसको हम कह लें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है या थेमेटिकल ऑर्डर में होता है। हम थेरीज को भी फिर अगेन थेरेटिकली भी जब हम उसको स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, तो फिर हम उस हर थेरी के बारे में स्ट्रक्चरली बताते हैं क्रोनोलॉजिकली या थेमेटिकली कि ये थेरी ये रिसर्च इस थेरी को करके हुई है, और ये पहली रिसर्च इस टाइम में हुई थी, फिर इस टाइम में हुई है, फिर इस टाइम में हुई है। तो वी मेंशन द ईयर, राइट। या फिर हम थेमेटिकली करते हैं कि भाई दीज स्टडीज कंडक्टेड इन दीज ईयर्स वर रिगार्डिंग दिस थीम, एंड अगेन ये थ्योरी अप्लाई की गई थी। सो these आर द प्लानिंग स्टेज, और वंस वी हैव प्लान्ड इट देन वी गो अबाउट राइटिंग इट। तो राइटिंग इट जब हम उसको लिख रहे होते हैं, तो हम पहले ओवरऑल इंट्रोडक्शन बनाते हैं लिटरेचर रिव्यू का, जिसके अंदर वी डिस्कस के हम आ, क्या जो है क्या क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी के अंदर। देन वी डिस्कस द बॉडी। बॉडी में हम फिर डिफरेंट थीम्स या डिफरेंट मेथडोलॉजिकली इंटरप्रेनिंग जो भी होती हैं उनके ऊपर या मेथड्स के ऊपर, या फिर हम थेरेटिकली या फिर क्रोनोलॉजिकली हम उन स्टडीज को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया जी, एंड देन वी गिव द कंक्लूजन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। वंस वी दीज आर फोर काइंड ऑफ स्टेप्स जो कि हम फॉलो करते हैं लिटरेचर रिव्यू को। पहला स्टेप था हमारा कलेक्ट, एवेल्युएट एंड सिलेक्ट। दूसरा है फाइंड कनेक्शन एंड थीम्स बिटवीन द स्टडीज। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेज इज प्लानिंग, कि हम प्लान किस तरह से करेंगे, एंड देन द फोर्थ स्टेप इज टू राइट अबाउट इट। तो राइटिंग ओब्वियसली एक ऐसे की तरह हम करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद वी हैव फोर प्रिंसिपल्स: शो, बी, अवॉइड एंड राइट अप। ये चार प्रिंसिपल्स हैं जिसको जो कि हम कंसिडर करते हैं वाइल डूइंग लिटरेचर। पहला प्रिंसिपल ये है कि शो रेस्पेक्ट फॉर द लिटरेचर। शो रेस्पेक्ट फॉर द लिटरेचर से क्या मुराद है कि जब हम किसी भी रिसर्च स्टडी को पढ़ रहे हैं, तो हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम उस रिसर्च के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को, जहाँ से हमें मिली है, उस बंदे को, उस रिसर्च पेपर को, उस बुक को, उस न्यूज़ आर्टिकल को, या किसी भी सोर्स को हम क्या करते हैं, हम साइट करते हैं। हम बताते हैं कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये फलां पार्ट ऑफ लिटरेचर से मिली है या फलां सोर्स से मिली है। सो गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू द सोर्स, जो भी उसका सोर्स है, वेदर इट इज अ रिसर्च पेपर, वेदर इट इज बुक, वेदर इट इज थीसिस, या कोई ऑनलाइन सोर्स है, तो उन सब सोर्सेज को हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं बाय गिविंग देम द ड्यू क्रेडिट, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर टू इज बीइंग फोकस्ड एंड क्रिटिकल। जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हम समरी लिटरेचर की नहीं लिख रहे होते, रादर हम उनकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लिख रहे होते हैं। हमें जो चीज समझ आती है उस पेपर से या उस रिसर्च के रिजल्ट से, वो हम मेंशन करते हैं कि फला बंदे ने रिसर्च की थी, मुझे ये चीज समझ आई है जो कि ये है।
ठीक है, तो वी नीड टू बी क्रिटिकल अबाउट इट, वी नीड टू थिंक ऑफ कमेंट ऑन इट, नॉट राइट, रादर गिव द समरी ऑफ इट. Getting my point? So that is the second principle. Third principle is avoid mere description. आप उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन, एज आई सेड, कि हम सिर्फ समरी नहीं लिखेंगे, हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे क्रिटिकली. गेटिंग माई पॉइंट? तो द फोर्थ स्टेप इज, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, दैट इज राइट अप, राइट रिव्यू बिफोर अदर चैप्टर्स. किसी भी चैप्टर से पहले हम रिव्यू लिखते हैं. ठीक है, क्यों लिखते हैं किसी भी चैप्टर से पहले रिव्यू? एनीबडी कैन आंसर कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों लिखते हैं किसी भी पेपर, किसी भी चैप्टर से पहले हम ताकि सर हम लिटरेचर. एक्सक्यूज मी सर, ये सर ताकि मैं सर बताऊं? हम जज कर सकें कि कितनी जी जी। वर्किंग उसमें हो चुकी है. यस आलिया, यू वर सेइंग समथिंग. जी सर, लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं कि हमें मुख्तलिफ स्टडीज का गैप मिल सके। यस एग्जैक्टली, आपने भी बिल्कुल सही बताया. और मोहम्मद रहमान की जो कमेंट था या जो उनका ओपिनियन था, दैट आल्सो इज करेक्ट. बिकॉज जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम इस चीज को फोकस कर रहे होते हैं कि एक तो नंबर वन तो हमें गैप फाइंड आउट करना है, ठीक होगा. दूसरा, हमें ये भी पता हो कि ऑलरेडी क्या इसके ऊपर बात हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी भी है. समझ रहे हैं? तो हमें एज हमने जहाँ पे ना प्रीवियसली हमने जो फर्स्ट फर्स्ट इसकी स्लाइड थी इस लिटरेचर रिव्यू की, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि इट इंडिकेट दैट द राइटर इज नॉलेजेबल अबाउट द एरिया. समझ रहे हैं? ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी नॉलेज अबाउट द एरिया थ्रू लिटरेचर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी राइट लिटरेचर रिव्यू एट फर्स्ट. सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ताकि एक तो हमें गैप मिल सके, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सके, और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही सारी हम रिसर्च करते हैं. ठीक हो गया जी? देन इसके बाद आता है जी कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू. सबसे पहले जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड साइट अदर लिटरेचर इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर नैरो रिसर्च टॉपिक टू डायरेक्टली रेलेवेंट कंसर्न्स ऑफ द ब्रॉडर रिसर्च कम्युनिटी. सबसे इम्पोर्टेंटली, हम लिटरेचर रिव्यू को जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसमें, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, कि हम साइट करते हैं दूसरे सोर्सेज को, ताकि हम जो डिस्क हमारी अपनी, क्योंकि हमने स्पेसिफाई की है अपनी स्टडी को, राइट? हमने अपनी स्टडी को स्पेसिफाई किया. जैसे आलिया की स्टडी थी, तो हमने आलिया की स्टडी को स्पेसिफाई करके एक करिकुलम में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो हमने एक फॉर इंस्टेंस साइंस की बुक्स के ऊपर सिर्फ फोकस कर दिया. सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अ वेरी स्पेसिफिक, वेरी नैरो काइंड ऑफ रिसर्च. तो उसको कनेक्ट करना है, ब्रॉडर डिस्कशन में उसको लेके आना है, या जो कम्युनिटी रिसर्च कर रही है रिसर्चर्स के साथ हमने उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है. ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हम साइट करते हैं दूसरों को भी. भाई बताओ, देखो, हमने आपकी स्टडी भी पढ़ी है, हमारी अपनी स्टडी भी आप पढ़ो, राइट? एंड देन देयर कम्स द स्ट्रॉन्ग, ओके, प्रोवाइड योर रीडर्स विद द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अच्छा, एक मिनट, इसके 5 क्वेश्चंस कहाँ गए? आई थिंक आई हैव मिस्ड इट. मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इनफ चैप्टर एज द रेस्ट ऑफ थीसिस इज बेस्ड ऑन, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बिकॉज इसी के बेसिस पे हम सारी रिसर्च कर रहे हैं. ठीक हो गया जी? नंबर वन क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक और द फील्ड? ठीक हो गया. एंड देन what do you have to say critically about what is already known? पहले जो चीज इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो उसके बारे में आप what is your take
on that? What is your comment on that? Then has anyone else done anything similar or related to what you propose? आप जो propose कर रहे हैं उससे उससे कोई चीज ऑलरेडी जो है वो रिलेटेड किसी ने डिस्कस की है या नहीं की है, वो शो करवाते हैं आप। सॉरी गाइस। अच्छा, देन वेयर डज योर वर्क फिट इन विथ व्हाट हैज गॉन बिफोर? जो चीज ऑलरेडी डिस्कशन हो रही है इन 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 लिटरेचर, तो आपका जो रिसर्च पेपर है वो कहाँ पे फिट करता है? ठीक है, एनी स्पेसिफिक डायमेंशन और द प्रोस्पेक्ट और द पर्सपेक्टिव और द जो भी चीज के ऊपर इस एक ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है वो फिट इन करता है वहां पे। ठीक है, तो वो किस तरह से गैप को फिल करता है। तो इसके लिए भी हम ये हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाई इज योर रिसर्च वर्थ डूइंग एंड इन लाइट ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन? आपने जो ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है उस रिसर्च में आपकी जो रिसर्च है वो क्या एड ऑन करेगी, किस तरह से वो आपकी रिसर्च जो है वर्दी है कि वो की जाए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिग्निफिकेंस में हम जिसको डिस्कस करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखना है वाइल राइटिंग द लिटरेचर वंस। अच्छा, ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। अब हम आते हैं कि हम किसी भी टॉपिक, किसी भी रिसर्चर को साइट कैसे करें। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के, जो जिसको हम टेक्स्ट के अंदर साइटेशन जो हम कर रहे होते हैं, तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है इंटीग्रल साइटेशन विच इज ऑथर प्रोमिनेंट साइटेशन, जिसके अंदर हम कटरोन और ऑथर का नाम और फिर उसका ईयर, ऑथर का लास्ट नेम, मेक श्योर आप ऑथर का लास्ट नेम मेंशन कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम पूरा मसूद हुसैन है, तो मेरी स्टडी को जब आप लाइक साइट कर रहे होंगे तो हुसैन और फिर वो ईयर जिस ईयर में वो पब्लिश हुई है, फॉर इंस्टेंस 2024 में हुई है, तो हुसैन 24 2024 सेड दैट। ठीक है, समझ आई? इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथर को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी होती है जी नॉन इंटीग्रल साइटेशन, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, या फिर हम हमारी जो रिसर्च है वो इम्पोर्टेंट होती है, जो भी रिसर्च को हम साइट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना जो जो इंटीग्रल साइटेशन होती है वो सेंटेंस के शुरू में आती है, और जो नॉन इंटीग्रल होती है वो सेंटेंस के बाद में आती है। समझ आ रही है? दो टाइप्स की आपको साइटेशंस मिलती होंगी। लेट्स डू इट एंड डू द एग्जांपल फॉर दैट। मैं आपके साथ ना अभी ऑनलाइन ही कोई एक पेपर शेयर कर देता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर वी विल सी कि दो टाइप्स की साइटेशंस हुई होंगी। पावर, ओह, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको ओपन कर लूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि दो टाइप की जो है वो रिसर्च स्टडीज साइटेशंस होती हैं। ओके, आ गया जी। मैं इसको शेयर कर लूँ आपके साथ स्क्रीन को, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके गाइस, माय स्क्रीन इज विजिबल, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir, we can see it. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ पे आप देखें, दो रिसर्च स्टडीज हैं। एक है ये वाली जो साइटेशन है, एक ये साइटेशन है जी हमारी। ठीक हो गया। और दूसरी ये साइटेशन है। देख रहे हैं, दो लाइंस के अंदर दो साइटेशंस हैं और दोनों डिफरेंट तरीके से हैं। एक सेंटेंस के एंड में आ रही है, ठीक है, और दूसरी सेंटेंस के शुरू में आ रही है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2020 2009
पेज नंबर 11 and 27 to 28 रिकॉग्नाइज दैट। ठीक हो गया, एक तो ये है, ठीक हो गया। और दूसरी आप ऊपर वाली अगर पढ़ें, इन पब्लिक स्कूल सेक्टर्स, शमीम 2008 पेज और पेज मेंशन्ड है। तो वहां पे पेज एंड के बाद वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फुल स्टॉप आ रहा है। जबकि ये जो दूसरे वाली साइटेशन है वहां पे आपकी जो सेंटेंस है वहां से स्टार्ट हो रहा है, वो सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं गाइस? सो द फर्स्ट वाली जो है वो इंटीग्रल साइटेशन है, और जो सेकंड वाली है वो नॉन इंटीग्रल साइटेशन है। नॉन इंटीग्रल इसलिए है, सॉरी, सेकंड वाली इंटीग्रल है और फर्स्ट वाली नॉन इंटीग्रल है। समझ आई? नॉन इंटीग्रल में हमने क्या देखा कि नॉन इंटीग्रल जो रिसर्च साइटेशन होगी उसको हम उसमें ऑथर शुरू में होगा, सॉरी, ऑथर उसके बाद में होगा, साइट और ऑथर बाद में होगा। तो ये शमीम वाली नॉन इंटीग्रल हो गई। और इंटीग्रल में ऑथर सबसे पहले होगा। अब क्योंकि पॉलिसी है तो पॉलिसी का कोई ऑथर नहीं होता। समझ रहे हैं? पॉलिसी का कोई भी ऑथर नहीं होता, तो हम पॉलिसी को एज इट इज पॉलिसी मेंशन करते हैं। समझ आई? तो किसी भी तरह की पॉलिसी हो, वो इवन लॉ की भी पॉलिसी नहीं होती। तो लॉ को भी अगर आप मेंशन करेंगे ना, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी क्लॉज को, तो वो आप उसको सिविल लॉ फॉर इंस्टेंस या कॉमन लॉ, और फिर आर्टिकल दिस एंड क्लॉज दिस, ठीक है, इस तरह करके आप मेंशन करोगे। आप उसमें ऑथर का नाम नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ऑथर की जगह वो खुद ही होता है। क्लियर? तो अगर एसडीजीज है ना फॉर इंस्टेंस, तो एसडीजीज को भी आप SDG 1 एजुकेशन है या फॉर इंस्टेंस पावर्टी है या कुछ भी है, तो उसके लिए भी आप एसडीजीज के लिए ऐसी चीजें जो कि जिसके ऊपर के ऑथर मेंशन्ड ना हो कि किसने बनाई है, ठीक है, तो उसको, या किसी एक बंदे का काम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो चीज डेवलप की जाए तो उसको हम उस इंस्टीट्यूशन से एफिलिएट करते हैं, ना कि किसी पर्सन से एफिलिएट करते हैं। सम समझ रहे हैं मेरी बात को? गॉट इट, थैंक यू आलिया, थैंक यू। ओके जी, एंड देन हम आते हैं साइटेशन के अंदर, हम टेंस कौन सा यूज करेंगे। प्लीज ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा जब आते हैं। अच्छा, जवाब वी वर डिस्कसिंग प्रीवियस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपका, क्या रहेगा जी, टेक्स्ट इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंटीग्रल साइटेशन जिसमें हमारा ऑथर सबसे पहले आता है, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रल जिसमें हम ऑथर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, यानी ऑथर को सेंटेंस के लास्ट में मेंशन करते हैं, ऑथर एंड उसका ईयर। ठीक है, अच्छा, ये बात जहन में रखनी है कि किसी भी टेक्स्ट को, इन टेक्स्ट साइटेशन को एपीए के थ्रू हम जब मेंशन करते हैं तो हम उसका लास्ट नेम और ईयर जो है वो मेंशन करते हैं। अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो हम मल्टीपल ऑथर्स के लिए, जैसे मिलर है यहाँ पे, मिलर 2002, अब मिलर के साथ तीन और लोग होंगे, दो और लोग होंगे, तो मिलर इट ऑल, ET.AL डॉट उसको लिखेंगे हम इस तरह, फिर उसके बाद उसका ईयर लिखेंगे, मिलर इट ऑल ईयर 2022। ठीक हो गया? तो सिंगल के लिए हम उसका लास्ट नेम, और मल्टीपल के लिए फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम और फिर उसके साथ इट ऑल लगाते हैं। ठीक हो गया जी? ये एपीए स्टाइल है हमारा, 7th एडिशन जिसको हम कहें। ठीक हो गया जी? तो ये हम जब शुरू में अगर लगाएंगे तो इसका मतलब हम इंटीग्रल साइटेशन कर रहे हैं जिसके अंदर ऑथर जो है वो प्रोमिनेंट है। और जो नॉन इंटीग्रल है उसमें हम ऑथर को एंड ऑफ द सेंटेंस मेंशन करते हैं, जिसके लिए तरीका सेम होगा मेंशन करने का। ठीक है, मिलर 2020 2002 लिखेंगे पर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है,
और ये यूजुअली जो नॉन इंटीग्रल है ना, ये डायरेक्ट साइटेशंस के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। डायरेक्ट साइटेशंस में हम, अच्छा, डायरेक्ट साइटेशन में एक और चीज हम करते हैं कि डायरेक्ट साइटेशन जब भी हम करते हैं तो उसके अंदर हम पेज नंबर भी मेंशन करते हैं। वी विल सी एट द एंड, ऑब्वियसली हमारे पास इसका है, एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है। ओके, टेंस की चॉइस कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे इस वर्कशॉप का जो सबसे यूनिक पॉइंट है ना, वो ये है कि हम कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे रिसर्चर्स को लिखने में। ठीक है, जब भी हम for the reference of a single study, often an integral citation of researchers activity but also research findings, किसी भी चीज को जब हम सिंगल रेफरेंस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल रिसर्च वो करते हैं, साइटेशन करते हैं, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अरसलान 2007 इन्वेस्टिगेटेड द परफॉर्मेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इन ईएसएल क्लासरूम इन लाहौर। सो नाउ सिंगल है तो वहां पे यहाँ पे हमने क्या किया, ऑथर को इंटीग्रल साइटेशन के थ्रू मेंशन किया। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा हमने क्या चीज की, हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया। ठीक है, स्टडी ये भी पास्ट की है, स्टडीज 2005 6 7 भी पास्ट की है। ठीक है, पर हम जब मल्टीपल सोर्सेज को कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो हम नॉन इंटीग्रल में करते हैं। क्यों करते हैं नॉन इंटीग्रल में? क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट ऑथर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है और ना कि आपका रिसर्चर इंपॉर्टेंट होता है। जब एक ही रिसर्च में अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है तो वहां पे रिसर्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी रिसर्च जो है ना वो यूनिक है कंपैरेटिव टू अदर्स। बट जहाँ पे मल्टीपल रिसर्चर्स का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई ये पॉइंट है, ये मल्टीपल लोगों ने सेम पॉइंट के ऊपर बात की है या सेम पॉइंट बयान की है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम उस पॉइंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक हो गया। और जाहिर है अगर हम पॉइंट का ज्यादा वैल्यू देंगे तो फिर हमारी जो इंटेक्स साइटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉन इंटीग्रल। अच्छा, इसके अंदर जब हम मल्टीपल रिसर्चेस एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उसमें ऑथर का लास्ट नेम, उसका ईयर, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरा ऑथर, दूसरा ईयर जो ऑब्वियसली उसका ईयर होगा। ठीक है, और फिर अगेन सेमी कॉलन और फिर लास्ट। तो ये सेमी कॉलन से हम रेफरेंसेस को अलग करते हैं। ठीक है, ये चीज को ज्यादा मतलब ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेजेंट टेंस हम उन रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड नॉलेज होती है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड नॉलेज यानी आपको पता है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जनरल ट्रूथ के लिए यूज करते हैं, तो जनरली एक्सेप्टेड नॉलेज जनरल ट्रूथ बन जाती है। और जब वो साइट कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब आपको मैंने 3 टेंसेस बता दिए जो कि आप लिटरेचर रिव्यू में मेंशन कर सकते हो या यूज कर सकते हो। वन, पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे द स्कार्सिटी ऑफ नॉन पेट्रोलियम रिजर्व्स मेक्स, यानी स्कार्सिटी जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने मैक्स लगाया है, यानी कि एस का हमने इसमें एडिशन किया है वर्ब के साथ, विच इज द साइन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? और दीज आर दी रिपोर्टिंग वर्ब्स जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे सजेस्टेड, सजेस्ट, डिस्कसेस, डिस्कस, या आर्ग्यूज, फाइंड, शो, नोट, डिनोट, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, रिपोर्ट, से, फाइंड, क्लेम, पॉइंट आउट, डिस्क्राइब, आर्ग्यू, एनालाइज, प्रोपोज, कंसिडर, शो, प्रोवाइड, थिंक, एक्सप्रेस, एग्जामिन, इवेल्युएट। ठीक है, these are different verbs that you can use into the in reporting while when you are giving the reference of different articles or different studies। ठीक हो गया जी?
I hope literature review is clear to everyone. Yes, Jawad, you want to say something? हाँ रिस्पेक्टेड सर, प्लीज पिछली स्लाइड थोड़ी सी वो कीजिएगा, उसमें एक पॉइंट है वो आप आपसे उसकी गया जी बिल्कुल। जी जी टेंस बताएं। चॉइस साइटेशन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम्म एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ आपने को यहाँ पे दिया हुआ है सवेद, सवेद। हरा बेटा एक मिनट खामोश रह जाओ। आपने हम्म। सवेद दिया है, इसके बाद क्या हम कॉमा यूज करेंगे या नहीं स्पेस नहीं, दे के? देखो, मैंने मैंने जो ये लास्ट में जो साइटेशन है ना, ये है मल्टीपल जी मल्टीपल सोर्सेज की साइटेशन है, ठीक है, एक साइटेशन नहीं है। जी जी रादर एक रेफरेंस को मैं रिफर नहीं कर रहा, मल्टीपल रेफर, क्योंकि जनरल नॉलेज है, जनरली एक्सेप्टेड नॉलेज होगी तो वो काफी ज्यादा लोगों का यही ख्याल होगा। तो उन किन लोगों का ज्यादा ख्याल यही है तो उसके लिए हम ये मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। रेस्पेक्टेड सर, ये बात क्लियर है। हाँ, क्या अब सवेद के ये बाद सेमी कब कॉलन, लगाएंगे हम? कामा कामा सेमीकोलन लगाते से हैं। पहले? यस 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 यस। इसके ओके बाद ओके। ऑथर लास्ट नेम कामा ईयर लगाते हैं। यस यू आर अब ये राइट। देखिए मैंने अब आपकी रिस्पेक्ट जी, नो नो इट्स ओके रेस्पेक्टेड सर। मैंने आपकी रिस्पेक्ट, मैंने चैट में कुछ रेफरेंस लिखे हैं, प्लीज ये मुझे वो चेक तो कर दें क्या मैं ठीक हूँ या मुझे मजीद कंसेप्ट वो लेना है। ओके ओके जी ओके। ठीक है सर। जब यस, जवाद एम एट ऑल, मसूद एम एट ऑल। हाँ, या ऐसे ही कह सकते हैं। अच्छा, मसूद एम एम, अब समटाइम्स हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं जब हम रेफरेंस लिख रहे हैं। सेकंड नेम हम जब यूज करते हैं जब हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जब लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस लिखते हैं ना, एपीए के अंदर, जो कि सोशल साइंसेज में मोस्टली यूज होता है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन राइटिंग रेफरेंसिंग एंड साइटेशन स्टाइल जो होता है, उसके अंदर हम मिडिल नेम यूज नहीं करते। ठीक हो गया। अभी जो सेवेंथ एडिशन है, पहले करते थे, अब हम इसमें नहीं करते। ठीक हो गया। जवाब क्लियर है? जी जी सर, ओके जी, आई गॉट। ओ, थैंक्स फॉर। ओके ओके। अब कुछ रिसर्च, पुरानी रिसर्च आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जाहिर साइटेशन जो एडिशन है, जो वर्जन है जिसको आप कहें, तो वो पुराना वाला यूज होगा, तो उसमें आप यूज नहीं देखेंगे कि वहां पे मिडिल नेम यूज हुआ होगा। बट रीसेंट स्टडीज जो है, आई थिंक 2023 के बाद, तो उसके अंदर मिडिल नेम नहीं आता। या तो फिर अगर आ भी रहा होगा 2023 के बाद वाली किसी स्टडी में, तो फिर उसने साइटेशन रेफरेंसिंग स्टाइल जो है ना, वो सेवेंथ एडिशन यूज नहीं किया उसने। ठीक हो गया। और लेटेस्ट वर्जन जो साइटेशन का है वो एपीएस सेवेंथ एडिशन है। ठीक हो गया। आते हैं जी मैथडोलॉजी के ऊपर। मैथडोलॉजी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? मैथडोलॉजी में आपकी डिजाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग इम्पॉर्टेंट है, आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट है, आप पायलट स्टडी अगर कर रहे हो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, आप पायलट स्टडी करने के बाद आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को असेस करते हो, मेजर करते हो, तो उसकी भी वो मेंशन करना इम्पोर्टेंट है प्रपोजल में। अच्छा, उसके अलावा आपका जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह से, यानी लाइक विच टेक डेटा कलेक्शन टेक्निक यू वुड बी चूजिंग, वेदर इट वुड बी स्ट्रेटिफाइड, वेदर इट बी पर्पसिव, वेदर इट बी कन्वीनियंट, वेदर इट बी रैंडम सैम्पलिंग। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन की, और वो मेथड आपने मेंशन करना है कि आप अपनी स्टडी के अंदर किस तरीके से जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। वंस यू हैव डन दैट, तो उसके बाद आप मेंशन करते हो जी आप अपना प्लान फॉर डेटा एनालिसिस, कि डेटा एनालिसिस टेक्निक्स कौन सी यूज करोगे, किस तरह, कौन सा फ्रेमवर्क डेटा एनालिसिस के लिए यूज करोगे, कौन कौन सी आप टेस्ट्स करोगे। ठीक हो गया। ये चीजें आप मेंशन करते हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे चल के इसमें कि हम इसको मजीद कैसे लिखते हैं। जी, तो इंट्रोडक्शन हम शुरू में लिखते हैं, उसके अंदर हम अपनी मैथडोलॉजिकल कंसीडरेशन दिखाते हैं कि हम डिफरेंट स्टडीज हमने पढ़ी और उन्होंने ये स्टडीज ये मेथड यूज़ किया हुआ है, तो हम अपनी रिसर्च मेथड, हम अपनी रिसर्च के अंदर ये रिसर्च डिज़ाइन मेंशन करते हैं, अप्लाई करेंगे या जो है वो यूज़ करेंगे।
देन उसके बाद डेटा कलेक्शन हम इस तरह से करेंगे, हमारे डेटा एनालिसिस की अप्रोच ये होगी। ठीक है। अच्छा, डेटा जब रिसर्च डिज़ाइन मेंशन करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन के साथ साथ हम पॉपुलेशन भी मेंशन करते हैं, सैम्पलिंग। ठीक हो गया। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, पायलट और रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। समझ रहे हैं? डेटा कलेक्शन के साथ, डेटा कलेक्शन में हमारा सैंपल भी यूज़ होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होगा, और पायलट स्टडी भी यूज़ होगी, और पायलट के डेटा के रिजल्ट भी मेंशन होंगे। सो दैट इज द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया। सब सेक्शन होता है ये। उसके बाद हमारे पास आता है अप्रोच टू डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस टेक्निक, हम समटाइम्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं टू अवॉइड द प्लेजरिज्म, तो अप्रोचेस भी यूज़ करते हैं और मेथड भी यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस मेथड, डेटा एनालिसिस टेक्निक। ठीक है। डेटा एनालिसिस प्रोसेस हम समटाइम्स यूज करते हैं, या प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस, तो हम इसको रिफ्रेश करके लिखते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स में या डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से, टू अवॉइड प्लेजरिज्म। क्योंकि ज़ाहिर है एक ही तरह का टर्म बार बार यूज हो रहा होता है, तो वो उस पर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके ऊपर आपको प्लेजरिज्म आता है। तो उस प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए हम उस टर्म को डिफरेंटली फिर पोर्ट्रे करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसका बात सेम ही है, डेटा एनालिसिस की टेक्निक मेंशन करनी है, या किस तरीके से आप डेटा एनालिसिस करेंगे, क्या प्लान होगा, क्या क्या मेथड होगा डेटा एनालिसिस का। ठीक है। ये सेक्शंस हैं। अच्छा, जो अब आते हैं जी हम डिटेल्स में कि हम मैथडोलॉजिकल कंसिडरेशन में क्या करेंगे, रिसर्च टाइप में हमारा क्या होगा। ठीक है। और हम किस तरह की डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा, हम आते हैं अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी रिसर्च अप्रोच क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, मिक्स मेथड होगी। उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे भाई, वेदर इट विल बी प्राइमरी और द सेकेंडरी डेटा। फिर उस डेटा को कलेक्ट किस तरह से करना है। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा, इज योर रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन, देन वंस वी डिसाइडेड द अप्रोच, तो उसके बाद हम डिजाइन डिसाइड करते हैं। डिजाइन मैंने कल आपको बताया था, रादर प्रीवियस लेक्चर में, कि अप्रोच इज समथिंग ब्रॉडर, एंड वो आपकी एक मेथडोलॉजी है जिसको हम कह लें, और जो डिज़ाइन है वो आपका मेथड है, जो स्पेसिफिक मेथड अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करते हो। ठीक हो गया जी। फिर आते हैं जी, हम सोर्सेज होंगे कि भाई कहाँ से हम अगर हमारे पास जो फॉर इंस्टेंस किसी भी स्टडी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, तो हम वो कहाँ से लेंगे। ठीक हो गया। और वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। फिर आता है रिसर्च मेथड, व्हाट टूल्स प्रोसीजर्स यू विल बी यूजिंग, इंटरव्यूज होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, या सर्वे डिज़ाइंस होंगे। तो डिफरेंट आपके पास डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज करने के टूल्स यूज होते हैं। जैसे कि आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो स्मार्ट पैलेस यूज कर सकते हो, एसपीएसएस यूज कर सकते हो, आर यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो डेटा एनालिसिस के लिए। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप एनवीवो यूज कर सकते हो, मैक्स क्यूडीए यूज कर सकते हो, अटलस टीआई यूज कर सकते हो। तो दीज आर डिफरेंट टूल्स डेटा एनालिसिस के। अच्छा, डेटा कलेक्शन के लिए आप फॉर इंस्टेंस अगर सर्वे कर रहे हो, तो गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे करोगे, या पर्सनली जा करके प्रिंटेड फॉर्म्स पे लेकर आप क्वेश्चनर को जो है वो कलेक्ट करोगे। फिर क्वेश्चनर होगा कि क्या इंटरव्यू होगा, उस तरह से भी फिर वो चीज़ें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। इसके अंदर हम ये भी बताते हैं कि आपकी डेटा एनालिसिस कितना टाइम लगी, डेटा कलेक्शन कितना टाइम लगी, आप एक्सेस कैसे करोगे पार्टिसिपेंट्स को, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। ठीक हो गया जी। और अगेन देयर इज दिस मेथडोलॉजी, सम डेफिनेशंस के मेथडोलॉजी है क्या। मेथडोलॉजी इज जनरल टर्म टू कवर अल्टरनेटिव, वेट अ मिनट, ओके, alternative methodological approaches justify your chosen research method, describes the process and ये ओवरऑल मेथडोलॉजी का सेक्शन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। डिजाइन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अप्रोच टू बी यूज्ड टू रीच आउट ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया कि डिजाइन हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उस उनको अचीव करने के लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, उसको हम डिजाइन बोलते हैं, जिसको आप मेथड भी कह सकते हैं। समटाइम्स हम इसको डिजाइन बोलते हैं, समटाइम्स इसको मेथड बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद मेथडोलॉजी
क्यों जरूरी है? इट क्लियरली इंडिकेट मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन इधर विद इन अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव methodology as well as technique of data collection, questionnaire और measurement, जो भी आपका तरीका होगा। और उसके अलावा आप इसके अंदर it also indicate whether the workers will be used to collect data and other computer programs will be employed to analyze the data। जो भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर प्रीवियस स्लाइड पे बताई हैं वो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। ठीक है जी। कि डेटा कलेक्शन मतलब आप मेथड कौन सा यूज करोगे, अप्रोच कौन सी यूज करोगे, डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, डेटा एनालाइज कैसे करोगे, कौन कौन इन्वॉल्व होगा डेटा कलेक्शन में, कौन कौन इन्वॉल्व होगा डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस की टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हम जो है वो मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास पॉपुलेशन क्या होता है। हम पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली इसमें मेंशन करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज इंक्लूडिंग ऑल पीपल और आइटम्स दैट विद द कैरेक्टरिस्टिक वन विशेस टू अंडरस्टैंड। पॉपुलेशन इज दिस ऑल लाइक कंप्लीट पेरिफेरी, राइट। और उस पॉपुलेशन से हम सैम्पलिंग करते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली जब हम पीएचडी की रिसर्च करते हैं तो पीएचडी की रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो उस स्कोप ज़्यादा होने की वजह से हम हर किसी से या हर पार्टिसिपेंट मतलब जिस जो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हर पार्ट को हम टच नहीं कर सकते फॉर द डेटा कलेक्शन। तो हम क्या करते हैं उसमें से सैंपल चूज करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि जो भी रिजल्ट ये सैंपल प्रोड्यूस करेगा सारी पॉपुलेशन के रिजल्ट्स वही होंगे। ठीक है। दैट्स वाई वी यूज सैम्पलिंग। तो सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ योर कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी। ओके, आई थिंक देयर आर सम मैसेजेस इन द चैट बॉक्स, लेट मी रीड देम। ओके, जज़ाकल्लाह सर, इंफॉर्मेशनल सेशन वेरी यूजफुल। थैंक यू जवाद, थैंक यू। ओके ओके, उसके अलावा एपरेटस कौन से यूज होंगे या इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से यूज होंगे वो भी हम बताते हैं। और इसके अलावा यू डिस्क्राइब एनी apparatus और instruments that you propose to use in your research, following information should be included। जैसे जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ द apparatus और द इंस्ट्रूमेंट, हम उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। और दूसरा, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई वेरिएबल्स मैयर हो रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वो वेरिएबल्स भी बताते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बताते हैं कि किस वेरिएबल से हम वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से वेरिएबल्स को मैयर करेगा। फिर ये बताते हैं कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी उस मैयर की इंस्ट्रूमेंट की क्या है, कि भाई हम कितना रिलाय कर सकते हैं उसकी और वो कितने वैलिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। और उसके अलावा वाई द इंस्ट्रूमेंट और द अपरेटस आर यूज्ड, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं। एंड रेफरेंस इंडिकेटिंग वेयर अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। आपने अगर कहीं से एडेप्ट किया है या अडॉप्ट किया है किसी और का यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस देते हैं। ठीक हो गया जी। एंड इसके बाद आता है जी डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। आप आउटलाइन द जनरल प्लान फॉर डेटा कलेक्शन। अगेन सेम थिंग हो जाएगी कि आप जो भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होगे डेटा कलेक्शन के लिए वो आप उसको लिखते हो, उसमें आप बताते हो कि क्या क्या चीज़ कवर जो है वो कंट्रोल होगी बाय इम्प्लाइड। और जो इफ अप्रिशिएट डिस्कस हाउ यू ऑब्टेन्ड एंट्रीज, जो भी आपकी जो एंट्रीज होंगी वो किस तरह से आपने कंक्लूड इंक्लूड की हैं, ऑन किस बेसिस पे किसी भी बंदे से आपने जो इंटरव्यू लिया है या डेटा कलेक्ट किया है तो वो किस बेसिस पे लिया है वो भी बताते हो। उसके अलावा स्पेसिफाई द प्रोसीजर यू विल यूज एंड लेबल देम एक्यूरेटली, कि आप डेटा एनालिसिस जब कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ करोगे या कौन से टेस्ट यूज़ करोगे। जैसे क्वांटिटेटिव के लिए तो आप क्वांटिटेटिव में अनोवा करते हो जी, उसके अलावा मैनकोवा करते हो, एचएलएम करते हो, पीएलएस करते हो। डिफरेंट आपके पास टेस्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंट एनालिसिस के जो है वो टेक्निक्स या टेस्ट यूज़ करते हो। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस क्वालिटेटिव डेटा है तो उसके अंदर फिर आप जिस तरह से भी
डेटा एनालाइज करोगे तो वो भी आप बताते हो, स्पेसिफाई करते हो कि भाई दिस इज द प्रॉपर। जैसे ब्राउन एंड क्लार्क का जो मॉडल है फॉर थीमेटिक एनालिसिस, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, लाइक जो रिसर्च मेथड्स में सबसे ज्यादा साइटेशंस जिन पेपर्स को जिसको मिली है, जिस मेथड को क्वालिटेटिव में, वो है ब्राउन एंड क्लार्क का मॉडल ऑफ थीमेटिक एनालिसिस। और उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ प्रोसेसेस हैं। अच्छा, और दूसरा क्रेसवेल एंड क्रेसवेल 2008 से लेकर, रादर उससे भी पहले की हैं, बट उनकी मोस्टली जो मोस्ट साइटेड उनकी स्टडी है वो 2008 में है, क्रेसवेल एंड क्रेसवेल की। उन्होंने भी रिसर्च मेथड्स के ऊपर काम किया, बुक लिखी है। ठीक हो गया। तो ये दो ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर रिसर्च में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा आप जब रिसर्च करोगे, सॉरी, जो भी आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे फॉर कोडिंग फॉर इन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च, तो फिर वो भी आप मेंशन करते हो। ठीक हो गया जी। डेटा कलेक्शन हो गई, एनालिसिस हो गई। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप मेथड यूज कर रहे हो मिक्स मेथड, तो उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? आपको ज़रूरत पड़ती है डेटा ट्रायंगुलेशन की। तो आप एक्सप्लेन करते हो कि आप किस तरह डेटा को ट्रायंगुलेट करोगे। अब आप सवाल करेंगे कि भाई ये ट्रायंगुलेशन क्या होती है? इज देयर एनीबडी आस्किंग दिस क्वेश्चन के ट्रायंगुलेशन? जी 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 जी, क्रॉस वेरी यस सर, गुड बताएं। जी। ट्रायंगुलेशन क्या होती है? ट्रायंगुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द कनेक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। आपने जो डेटा क्वालिटेटिवली ये ट्रायंगुलेशन ऑब्वियसली सिर्फ मिक्स मेथड में होती है। ठीक हो गया। तो आप ट्रायंगुलेशन को भी एक्सप्लेन करते हो कि आप किस तरह से, अगर मिक्स मेथड यूज कर रहे हो तो किस तरह से फिर ट्रायंगुलेट करोगे डेटा को, किस तरह से मिक्स करोगे। ट्रायंगुलेशन इज टेकन फ्रॉम द ट्रायंगल। और ट्रायंगल इस तरह से होता है कि एक पार्ट होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा पार्ट होता है क्वालिटेटिव, और उन दोनों को मिला के हम एक थर्ड चीज बनाते हैं। तो इनका नेक्सस बनता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेटा ट्रायंगुलेशन। ठीक हो गया। Then communicate your precise intention and reason for these for these intentions to reader. Like for instance, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, जैसे जो भी मेथड है, जो भी टेक्निक है, तो उसको आप जस्टिफाई भी करते हो साथ साथ कि आप इस पर्टिकुलर चीज को क्यों यूज कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, या व्हाई यू नीड टू डू दिस, व्हाई यू नीड टू यूज दिस। ठीक हो गया। दिस हेल्प्स यू एंड द रीडर इवेल्युएट चॉइसेस यू मेड एंड प्रोसीजर्स यू फॉलो। मैं ये सारी चीज़ें बताते हैं इसलिए ताकि आपका जो रीडर है वो इवेल्युएट कर सके कि आपने जो मेथड यूज़ किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आपने उसको कितना रिगरसली डेटा कलेक्ट किया है, कितनी आपने उसके अंदर एफर्ट्स पुट की हैं, कितनी नॉवेलिटी आपने डेवलप की है अपनी रिसर्च के अंदर। ये सारी चीज़ें हम मैथडोलॉजी में इसलिए मेंशन करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक हो गया जी। उसके अलावा इंडिकेट ब्रीफली एनी एनालिसिस टूल्स यू विल बी यूजिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि एसपीएसएस है, स्टेटा है, सैस है, और यहाँ पे नूडिस्ट है, उसके अलावा अक्वाड है। तो ये सारे आपके क्वांटिटेटिव के हैं। क्वालिटेटिव के लिए आपको मैंने बताया कि अटलस टीआई है, और उसके अलावा जी मैक्स क्यू डी ए है, उसके अलावा एन वी वो है। तो ये जो सारे आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर हैं, ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम ठीक हो गया। अच्छा, मेरा किसी ने मुझसे पूछा है कि सर आपका कौन सा कॉन्टी है या कॉली है। तो मेरा इस सच मेरी एक्सपर्टीज दोनों में है, मतलब नॉट एज मच के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं, बट ये है कि मैं लाइक आई हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एसपीएसएस, स्टेटा एंड पीएलएस पे मेरी प्रैक्टिस है। उसके अलावा क्वालिटेटिव में एनवीवो पे मेरी प्रैक्टिस है, और मैनुअल थीमेटिक एनालिसिस पे मेरी प्रैक्टिस है। ठीक हो गया जी। एंड प्रोवाइड अ वेल थॉट
वेल थॉट आउट रेशनल फॉर द डिसीजन यू यूज डिज़ाइन, जो भी मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हो कि आप ये क्यों चूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर चीज़, ताकि आपका जो रीडर है वो डिसाइड कर सके कि आपने क्यों चूज़ किया, और अगर वो यूज़ करना चाहता है तो वो क्यों करेगा यूज़। ठीक हो गया। वंस यू आर डन विथ योर डेटा एनालिसिस, तो आप आते हो अपनी इम्प्लीकेशंस और कंट्रीब्यूशंस को बयान करते हो अपने मेथोडोलॉजी के लास्ट सेक्शन में, विच इज़ के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उनकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। इम्प्रूविंग द प्रोसेस इन स्पेसिफिक लोकेशन और द फील्ड, आपका जो इन्फॉर्मिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, या स्ट्रेंथनिंग अ थ्योरी और model simpler or scientific assumption, creating a basis of for further research। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताते हो कि आप अपनी रिसर्च क्यों कर रहे हो, क्या इम्प्लीकेशन होंगी, आपकी रिसर्च जब कंप्लीट हो जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये है जी, क्या ये आपकी प्रोसेस को इम्प्रूव करेगी किसी भी फील्ड में, या फिर ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को प्रोपोज करेगी, या फिर जो है वो किसी भी थ्योरी को अप्रूव या डिसअप्रूव करेगी। फिर जी चैलेंज करेगी, हो सकता है किसी पॉपुलर थॉट को आपकी रिसर्च स्टडी डिफरेंट चीज़ें, लाइक आप जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आपने एंटिसिपेट किया है, अज्यूम किया है, अजम्पशंस जो आपने बनाई हैं जिसको आप हाइपोथेसिस बोलते हो, इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप बोलते हो प्री सपोजिशंस। तो वो उन प्री सपोजिशंस के बेसिस पे या उन हाइपोथेसिस या अब अजम्पशंस की बेसिस पे आप बताते हो कि ये क्या करेगी, ये रिजल्ट के ये रिसर्च के रिजल्ट्स क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। देन उसके बाद आता है इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएचडी। इसके लिए आपकी एथिकल की कुछ कोई बोर्ड होती है हर यूनिवर्सिटी में ना, कुछ एथिक्स की बोर्ड होती है, बोर्ड होती है या कोई बॉडी होती है जो कि आपकी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की और रिसर्च डिज़ाइन की जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस को देखते हैं और लीगल इम्प्लीकेशंस को देखते हैं कि कहीं आप कोई ऐसा प्रोसेस तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे जिसके लिए कोई लीगल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी मतलब इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिसर्च रिसर्च प्रपोजल के अंदर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, अगर आप ह्यूमन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन ह्यूमन से पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेंगे, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगी, आप फोर्स नहीं करोगे या आप उनको ब्राइब नहीं करोगे या उनको पैसे देकर के आप उनसे डेटा नहीं कलेक्ट करोगे। फिर डिसेप्शन आपकी नहीं होगी, आप कोई भी किसी भी तरीके से डिसीव नहीं कर सकते, अपने पार्टिसिपेंट को झूठ नहीं बोल सकते। डीब्रीफ अबाउट योर रिसर्च, आप अपनी रिसर्च के बारे में बताओगे अपने पार्टिसिपेंट को कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, इस रिसर्च का ये फ़ायदा होगा, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा ये मतलब थीसिस का पार्ट है एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बताते हो, डीब्रीफ करते हो अपनी रिसर्च के बारे में, और ऑल्सो आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करते हो, मेक श्योर करते हो, इंश्योर करते हो, किस तरीके से कि भाई अगर मैं एज अ पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरा नाम ले लेंगे और फिर मैं जो भी रेस्पॉन्सेज दूं पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी चीज़ के बारे में, वो फिर मेरे गले ना पड़ जाए। ठीक है, अगर मैं आप किसी एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट कर रहे हो और वो कहता है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत जो है वो मिसबिहेव करती है, या जो है मिसट्रीट करती है, इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट करती है। ठीक है, अब उसके बॉस को पता चल जाए कि मेरे बॉस को पता चल जाए कि मेरी यूनिवर्सिटी में मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहा हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी मुझे जो है वो सही से ट्रीट नहीं करती, तो मेरा बॉस मुझसे फिर राजी हो जाएगा, बहुत प्यार व्यार करेगा मुझे नहीं। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेक श्योर करनी होती है, आपने एनोनिमिटी को इंश्योर करना होता है। आप अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रीनेम करके कुछ भी रेंडम नेम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट के इन द रेस्पॉन्सेज के आपने फॉर इंस्टेंस पार्टिसिपेंट वन कर दिया एक को, दूसरे को पार्टिसिपेंट टू कर दिया, अब उनका नाम नहीं आ रहा, उनकी बात आ रही है।
ठीक है, अब पार्टिसिपेंट वन कौन था किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर को पता होता है, या फिर रिसर्च टीम को पता होता है। उससे बाहर ये चीज़ नहीं जाती कि कौन पार्टिसिपेंट P1 है, कौन पार्टिसिपेंट P2 है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना होता है। फिर आता है जी रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपके पास एक रिसर्च प्लान भी होना चाहिए, टाइम टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम टेबल होनी चाहिए कि कब आप कौन सा काम करोगे और उस काम को आप कब कंप्लीट करोगे, डेडलाइन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप मेंशन करते हो। जैसे यहाँ पे आपने आपको नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड जो है बाय 20th फरवरी वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिसर्च डिज़ाइन है वो बाय 30th मार्च कंप्लीट हो जाएगा। जैसे डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन है वो 24th मार्च तक, 24th अप्रैल तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें सारी, डेटा कलेक्शन भी हो जाएगी और फिर जो है वो सारी चीज़ें मैं डेटा कलेक्ट कर भी लूँगा। फिर डेटा एनालिसिस आती है, तो वो डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स की डिस्कशन चैप्टर जो है वो आपका बाय 22nd मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से राइटिंग फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो आप बाय द 17th जुलाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया? और अपने सुपरवाइजर से मिलेंगे, तो दीज आर समथिंग। और उसके बाद आपका 1 महीने के अंदर उसका जब फीडबैक आ जाता है तो अपने सुपरवाइजर का आपके, तो उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। जी, आपको फॉर इंस्टेंस 10-15 दिन और लगेंगे, मजीद लगेंगे, तो आप वो भी मेंशन कर देते हो कि भाई बाय द 28th अगस्त में सबमिट कर दूंगा। तो दीज आर द प्लानिंग, आप उन प्लान्स को और डेडलाइंस भी आप मेंशन करते हो ताकि फिर आप अपनी रिसर्च को फुलफिल कर सकें अब टाइमली। उसमें जो अगर ये डेडलाइंस नहीं मेंशन करेंगे आप तो फिर आप उसको प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, क्योंकि रिसर्च इज़ वेरी वेरी हेक्टिक प्रोसेस। आप बहुत बोर होते हो रिसर्च करने में और रिसर्च लिखने में। आई होप आप सबका एक्सपीरियंस है रिसर्च करने का, और सब इस बात से एग्री करेंगे कि ये कितना हेक्टिक और कितना टाइम टेकिंग और एफर्ट टेकिंग होता है, और समटाइम्स हम टायर्ड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार छोड़ो, बस नहीं करते। तो इसलिए डेडलाइंस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि मुझे ये चीज़ इस टाइम तक करनी है, नहीं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं डिले हो जाऊँगा। फिर एक डेडलाइन मिस होने से फिर सारी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए डेडलाइन जब होती है आपके पास तो आप फिर उस टाइम को ट्रैक करते हैं कि मुझे मैंने आज कितना काम कर लिया है और मुझे अगली डेडलाइन तक कितना काम रहता है, तो वो मुझे किस तरीके से करना है, और टाइम मैनेज आपका इजीली हो जाता है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी, रेफरेंसेस एंड साइटेशन स्टाइल, एपीए साइटेशन स्टाइल। इन टेक्स्ट साइटेशन जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह की साइटेशंस मेंशन्ड हैं। ठीक है, ऑथर डेट कनेक्शन, फिर इंटीग्रेटिंग मल्टीपल जो है वो आपकी मल्टीपल ऑथर्स जब होंगे तो उसको कैसे मेंशन करना है, फिर डायरेक्ट कोटेशन जब होगी तो उसको कैसे मेंशन करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक स्टडी है मेंशन स्मिथ 2023, और उसके अंदर हमने जो है वो एंड पे सेंटेंस दिया है, एंड पे साइटेशन दी है, जबकि हमने इंटीग्रल जब हमने पढ़ी थी तो हमने जब कहा था कि एक साइटेशन, एक ऑथर होता है या एक रेफरेंस होता है तो हम उसको यूजुअली ऑथर को ज़्यादा प्रोमिनेंट करके बताते हैं। तो ये होता है समटाइम्स कि कोई एक ही स्टडी होती है जो कि जनरल ट्रुथ होती है। ठीक है, तो जनरल ट्रुथ होती है तो इसलिए फिर हम उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको उसको लास्ट में मेंशन करते हैं। ठीक है, उस स्टडी को पहले नहीं मेंशन करते। ठीक हो गया? दूसरा, ये भी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऑथर्स होंगे तो उसको क्यों इस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ होती है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा अच्छा यहाँ पे एक ऑथर और जनरल ट्रूथ, यहाँ पे मल्टीपल ऑथर और जनरल ट्रूथ। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड और
रेफरेंसेस मिले नहीं, बट ये आपको पता है कि ये जनरल ट्रूथ है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस मिला और आपने वो भी मेंशन कर दिया। बट यहाँ पे ये भी जनरल ट्रूथ है और यहाँ पे आपको मल्टीपल रेफरेंसेस मिल गए तो आपने वो मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉमा हम लगाते हैं यहाँ पे, जवाब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक हो गया, वहां पे मुझसे मिस हो गया था लगाना। अच्छा, जब मैंने आपको इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम इन टेक्स्ट साइटेशन में पेज नंबर भी मेंशन करते हैं, और वो मैंने बताया था जब हम डायरेक्ट कोट मेंशन कर रहे होते हैं किसी का, तो वहां पे हम यहाँ पे पेज मेंशन करते हैं। जी जी जवाब, यस यू वांट टू से समथिंग? सर इट्स ओके। मैं थंब अप का करने लगा था, वो रेज रेज हैंड का हो गया। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक हो गया। जी सर, ये पेज का प्लीज, ये जरा थोड़ा सा पेज का, क्योंकि ये सेंटेंस। जी। अच्छा, जब आप किसी की डायरेक्ट कोटेशन यूज करते हो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई आपको बात समझ आई, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स इंजॉय काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये एक डायरेक्ट कोटेशन है। किसी स्टडी में आपने पढ़ा ये लाइन और आपको लगा कि यार ये मैं मुझसे रिलेट करती है और ये मैं एज इट इज यूज करूंगा अपनी रिसर्च में, तो आप उसको क्या कहो, आप उसको डायरेक्टली कोटेशन में मेंशन करोगे, इन्वर्टेड कामास में, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। अब उस रिसर्च को आपने उस लाइन को किस पेज पे पढ़ा था वो पेज नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रेफरेंसेस हम एक हमने मल्टीपल रीजंस पढ़े रेफरेंसेस हम क्यों यूज करते हैं। एक तो आपकी नॉलेज को बैक एविडेंस मिलता है, दूसरा आप रेस्पेक्ट दे रहे होते हो, तीसरा एक और रीजन होता है जब आप किसी भी ऑथर को मेंशन करते हो, रेफरेंस देते हो, तो आप ये इंडिकेट कर रहे होते हो रीडर को कि भाई अगर आपको मजीद पढ़ना है इस चीज़ के बारे में तो आप इस स्टडी को पढ़ सकते हो। तो जब आप पेज नंबर बताते हो कोटेशन के साथ, तो कोटेशन में फिर पेज नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो बंदा इस कोटेशन को कहाँ ढूंढेगा। फॉर इंस्टेंस किसी बुक की वो कोटेशन है तो कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी उसको, तो इसलिए आप पेज नंबर मेंशन कर देते हो ताकि वो उस पर्टिकुलर पेज पे जा करके वो पेज नंबर पे उस पेज को सिर्फ पढ़े और उसको वो चीज़ मिल जाए, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने जो बात में की है, मेंशन की है, वो सही भी की है या ऐसे बस चवल मार दी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई इन टेक्स्ट साइटेशन। अब आते हैं जी एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। हम रेफरेंस कैसे देंगे जो एंड ऑफ द, मतलब हम किसी भी थीसिस के एंड में या आर्टिकल के एंड में हम देखते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होती है या रेफरेंस लिस्ट होती है, तो उसके अंदर हम रेफरेंसेस को किस तरह मेंशन करेंगे। जो एपीए एडिशन है, सेवेंथ एडिशन है या एपीए का ओवरऑल जो शुरू से ये मेथड रहा है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितनी भी आपकी स्टडीज़ हैं उनको मेंशन करते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे जिनका नाम ए से शुरू हो रहा होगा वो पहले आएंगे, और जो जिनका नाम बाद में आ रहा होगा तो वो बाद में आएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है? ओके। सॉरी गाइस, यहाँ पे आई हैव सम मैसेजेस, लेट मी रीड देम। ओके बिल्कुल सर, स्टार्ट से ही नहीं किया, जस्ट फिलिंग टू स्टार्ट, बट आई लर्न इन दिस सेशन this whole period with you that it's not too much easy as YouTubers are saying. Mendeley, हाँ Mendeley यूज़ कर सकते हैं, but yes I learned basics for my for paper or based research proposal. Sir, kindly share the recording after this session. Yes yes, सादिया, मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स जो पहले बंद हो गई थी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगी वो भी, और ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूँगा। एंड ज़ारा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको और मज़ीद फ़ायदा हो। हम जो है वो नेक्स्ट अभी प्लान कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलोशिप का, वो आप इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिएगा तो उससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, नायाब ज़ेब कह रही हैं, कुड यू काइंडली गाइड अस ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस एंड टूल्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म एंड इंश्योर आवर रिसर्च वर्क रिमेन ओरिजिनल एंड एकेडमिकली साउंड। यस। अच्छा, ये इसको हम रेफरेंसेस को फाइनल कर लें और इसके बाद अपेंडिसाइटिस है इसके इसके बाद
तो उसके बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नायाब आपके इस क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, क्लास कब एंड होगी? क्लास एंड होने के लिए बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। सॉरी, आज हमारा टाइम कुछ ज़्यादा लग गया है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मिसहैप हो गया था, देन में लाइट चली गई थी, और दूसरा ये कि मैं चाहता था कि आपको पूरा टाइम दूं और ये चीज़ें कवर करवाऊं, जो कि 2 घंटे में नहीं हो सकती थी। तो इसलिए ऑलमोस्ट जो है वो 8 बजने वाले हैं हमारे सेशन को, जबकि सेशन 2 घंटे का था। ठीक हो गया जी, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो जो रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जर्नल के आर्टिकल का जो रेफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, जो बुक का आर्टिकल होगा वो सॉरी बुक का रेफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और जो ऑनलाइन किसी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका रेफरेंस डिफरेंट होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट जर्नल आर्टिकल है उसमें आप और ऑथर एंड ऑथर, दो ऑथर हैं, तो उसके ऑथर ऑथर ए का मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, सॉरी, लास्ट नेम पहले आता है और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। और जो आपका ऑथर 2 है उसका भी फर्स्ट एंड सेकंड नेम, लास्ट नेम सबसे पहले आ गया कॉमा से पहले, एंड ईयर आप मेंशन करते हो। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल मेंशन करते हो, और इटैलिक में आप मेंशन करते हो उस जर्नल का नाम, कि ये कौन सा जर्नल है, जर्नल का नाम क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप मेंशन करते हो। मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ इसके अंदर। वो जो पेपर हमने देखा था, और सॉरी थीसिस है वो, उस थीसिस में बुक्स होंगी या जो भी, ये तीनों डिफरेंट, अगर तीनों मेंशन है वहाँ पे, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ठीक हो गया। और फिर वॉल्यूम एंड इशू भी आप मेंशन करते हो, वॉल्यूम कौन सा है और इशू कौन सा है। वॉल्यूम 6 इशू 27 फॉर इंस्टेंस है, तो वो आप मेंशन करते हो। इशू ब्रैकेट में, वॉल्यूम इटैलिक में, और ये भी इटैलिक में। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक जर्नल का रेफरेंस क्लियर हो गया। फिर आता है बुक का रेफरेंस। बुक का रेफरेंस का फॉर्मेट क्या होता है? आप ऑथर का नाम, ईयर, टाइटल ऑफ द बुक, और पब्लिशर, कौन सा पब्लिशर है। अगर आपने बुक से कई कोई जो है वो पेज नंबर मेंशन किया है, ऊपर डायरेक्ट साइटेशन दी है, तो फिर आप पब्लिशर के बाद पेज पी करके पेज नंबर भी देते हो। ठीक हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी पेज नंबर मेंशन करते हो ब्रैकेट में, जर्नल आर्टिकल में भी, ताकि जब भी आप कोई डायरेक्ट कोटेशन देते हो। फिर आता है जी आपका ऑनलाइन कोई सोर्स है, जैसे डॉन न्यूज़ है, उस आर्टिकल में आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उसको आप कहते हो कि यार मुझे ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट लग रही है और मैं इसको अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करूंगा या मेंशन करूंगा। तो उसके लिए भी साइटेशन का तरीका सेम होगा। ऑथर जो भी होगा, उस ऑथर का लास्ट नेम और ईयर इन टेक्स्ट साइटेशन में उसी तरीके से आएगा। जब आप उसकी रेफरेंस लिख रहे होंगे तो रेफरेंस में आप उस ऑथर का नाम, मंथ और डे लिखेंगे। मंथ एंड डे जो है ये वाला, ये होता है जी जिस दिन आपने उसको पढ़ा था। समझ रहे हैं? जिस दिन आपने उस चीज को पढ़ा है। और फिर उस पेज का टाइटल क्या था, जाहिर है हर ब्लॉग का कोई ना कोई टाइटल होता है, वो टाइटल मेंशन करेंगे। फिर साइट का नेम मेंशन करेंगे कि साइट क्या थी, द डॉन न्यूज़ ऑनलाइन, फॉर इंस्टेंस ये साइट है उनकी, तो वो मेंशन करेंगे। फिर यूआरएल भी मेंशन करेंगे। वो यूआरएल आपको कहाँ से मिलती है? उसकी एड्रेस बार से। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तालीम इस पे आ गए, ओके जी, यहाँ पे। तो यहाँ से आप आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? पामर एंड जी पामर सर। पामर वाली स्टडी आपको शो हो रही है? गुड। ओके। तो ये है आपका लिंक यूआरएल, यहाँ से आपको यूआरएल मिलता है। ठीक है। और अभी हम आते हैं इसके रेफरेंसेस पे। हम देखेंगे अपेंडिसाइटिस लास्ट में मेंशन हुए पे। ओके भाई, आजा, इतने अपेंडिक्स।
ओके ओके, अभी भी अपेंडिक्स चल रहा है। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके, ये कॉन्सेंट लेटर और ये सारी चीजें। ओके। हाँ जी। अब ये जो है ना, ये साइट चले, ये है ऑनलाइन सोर्स, समझ रहे हैं? एक्सेस्ड लिखा हुआ है, ये आपने ऑनलाइन सोर्स है और ये उसकी यूआरएल है। अब अवेलेबल एट और एक्सेस, ये एक्सेस्ड आप क्यों मेंशन करते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि ये एक्सेस्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम? अच्छा, आपको पीपीटी शो हो रही है या आपको ये? सर सिर्फ पीपीटी शो हो रही है, बाकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके ओके ओके, अभी 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 आपको शो हो जाएगी। अभी शो हो रही है? जी सर, अभी हो रही है। ओके ओके, यहाँ पे आते हैं। ओके, ग्रेट। ये जो सोर्स है, ओके, वो थोड़ा सा भाई ऊपर हो जा। ये जो सोर्स है, इस पे यहाँ पे ये एक्सेस्ड लिखा आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि ये एक्सेस्ड की डेट हमने क्यों मेंशन की है यहाँ पे? एनीबडी? कोई भी मुझे बताए कि ये एक्सेस्ड डेट हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? एक्सेस्ड 25 सितंबर 2015, ये क्यों मेंशन कर रहे हैं? एनीबडी? जी जी। हाँ सर, ये ओल्ड वो है, इसका रेफरेंसेस, और ये ओके पहले था। ओके। और नहीं नहीं, मे भी मैं अब ये ना हो। कहना, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेस्ड की क्यों हम मेंशन कर रहे हैं? जी बताएं, जवाब। आई थिंक मैसेजेस हैं कोई, मैसेजेस कौन से हैं, क्या है? सर मैं बताऊं? जी जी प्लीज बताएं। सर ये जो वेबसाइट्स होते हैं जो हम लेते हैं, तो ये इट कैन बी चेंज्ड। यस जितना एग्जैक्टली। मैंने सुना हुआ है। यस 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 एग्जैक्टली। जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं ना, वो ऑनलाइन सोर्सेज में डेटा चेंज हो सकता है। मैं यस। फॉर इंस्टेंस एक वेबसाइट चला रहा हूँ और उसमें मेरी मर्जी है, मैं कब भी डेट किसी भी दिन डेटा चेंज कर दूं। तो जी सर। आप ये एक्सिस्ट डेट इसलिए मेंशन करते हो ताकि आप ये बता सको कि भाई जिस दिन मैंने ये डेट थी और उस दिन ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, अब नहीं भी हो तो मुझसे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है। यस जवाब। जी जी सर, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। एक्सेस डेट्स में हम यही देखते हैं कि जिस दिन मैंने ये सोर्स लिया था, हाँ उस दिन हाँ। उनकी ये इंफॉर्मेशन आ रही थी 2015 की। अगर वो यस मे भी एग्जैक्ट। चेंज करें, साथ जो एच टी टी पी का आपने लिंक दिया हुआ है ना, इसको अगर क्लिक हम्म करेंगे मे भी वो चेंज भी हो सकती है। अब अगर मैं आपका ये वाला रेफरेंस यूज करूंगा, तो मैं एक्सेस हम्म। में अपनी डेट लिखूंगा। यस आपका एग्जैक्ट। आपका ये होगा 2015 वाला। लेकिन मैं जब इसको यूज करूंगा, मैं और लिखो, जैसे ये देखिए नीचे आप स्क्रीन दे रहे हैं, मैकाले का हम्म वो दे रहा है कि एक्सेस, ठीक है ना, 24 अगस्त 2015, 24 अगस्त वो हम्म 2015 का। और बिल्कुल हम्म इसका पैटर्न ये होता है कि पहले हम नंबर्स लिखते हैं, फिर मंथ हम्म। देते हैं, फिर उसके बाद आगे ईयर लिखते हैं। ये पैटर्न इसका ठीक दिया हुआ है। जी। यस एग्जैक्टली। ओके। उसके अलावा जो जर्नल आर्टिकल होता है वो इस तरह से मेंशन होता है, जैसे लेमैन का मेंशन हुआ हुआ है, तो रेस्पॉन्सिव कॉमन क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये मेन मेन स्ट्रीमिंग डाइजेस्ट, मेन स्ट्रीमिंग डाइजेस्ट जो है वो जर्नल का नाम है। पेज नंबर इस पे मेंशन हुआ हुआ है, देखें पीपी, तो 109 टू 1113। ठीक है, तो ये इन पेजेस पे ये आर्टिकल है और इन इन पेजेस पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका पब्लिशर,
जो भी उसका पब्लिशर है, जो भी आर्टिकल उसका जो भी उस आर्टिकल को पब्लिशिंग हाउस है, जो जैसे सेज हो गया, जैसे साइंस डायरेक्ट हो गया, या जैसे एमराल्ड हो गया, तो डिफरेंट जो है वो पब्लिकेशन हाउसेस हैं। तो वो पब्लिकेशन हाउसेस भी हम समटाइम्स मेंशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिसका जो किसी पब्लिकेशन हाउस का होता है, समटाइम्स कुछ कोई भी पब्लिकेशन हाउस नहीं होता, वो जस्ट जनरल होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के। तो वो फिर उसमें आप पब्लिकेशन हाउस आपका मेंशन्ड नहीं होता। ठीक हो गया जी? क्लियर है यहाँ तक? और बुक का मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं बुक का मिल जाए आर्टिकल। हाँ, यहाँ मिल गया। सर ये लाइमैन जी वाला पेज एक दफा जरा फिर वो दिखाएगा आपसे एक चीज जो है ना वो सीखनी है जी सर जी, मैं आपसे, ये दिखाता हूँ। लाइमैन मैं ऊपर मैं ऊपर। एक मैं बताता हूँ। ये वाला जो है ना, ये बुक का आर्टिकल है, बुक का रेफरेंस है। बुक का रेफरेंस, ओके मेरिंग सर। पी ये मैं क्यों मैं देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बुक के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, बुक के रेफरेंस में हम बुक का टाइटल और पब्लिशर देते हैं और ऑथर नेम देते हैं। ठीक है। और जी जी। यहाँ पे जो है, बुक का ये पूरा टाइटल है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस थ्योरेटिकल फाउंडेशन बेसिक प्रोसीजर्स एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये बुक का टाइटल है। और ये इसका पब्लिशर है, क्लेगनफोर्ट। ठीक हो गया? तो ये इसका पब्लिशर, ये इसका टाइटल इटैलिक में, और ये इसका ऑथर एंड ईयर। क्लियर है? तो ये बुक का टाइटल है, बुक का वो है। ठीक हो गया? अच्छा। बुक रिव्यूज भी होते हैं समटाइम्स, तो बुक रिव्यूज के भी इसी तरह से होता है कि रिव्यू ऑफ, फिर उस बुक का पूरा पूरा का पूरा रेफरेंस होता है। ठीक हो गया? जैसे ये भी एक बुक का वो है, ये भी एक बुक का है। ठीक हो गया? ये भी एक बुक का है। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट तरीके से मेंशन हुए हुए हैं। और ये जर्नल है, तो फिर ये जर्नल डिफरेंट तरीके से मेंशन हुआ हुआ है। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। सर तो वो आपको लाइमैन वाला तीनों, पेज थोड़ा सा। जी 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 जी, लेमैन पे आते हैं हम। ये जी आ गया। जी ये वाला। जी हाँ सर। जी। सर इसमें जो हमारे पास ये मैकमर का दिया हुआ है, मैकमर पीएल एंड क्राफोर्ड, मैकमर हाँ पीएल नीचे नीचे है सर, बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे। बस ये हाँ, सर ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला। ओके। अब सर इस अवेलेबल के साथ जो पीछे पेज उन्होंने नंबर दिया है 9 से लेकर 30, इसके पीछे जो देखें 8 और जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, प्लीज सर ये थोड़ा सा बता जी दें। जी जी जी, ये जर्नल का आर्टिकल है। 8 इज वॉल्यूम, और ये उसका वॉल्यूम 1 नंबर इज है। इशू। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इश्यू। जी जी जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीपीटी शो हो रही है आपको? नहीं हो रही होगी, 1 मिनट में नो दिखाता सर हूँ। नो। एक मिनट भाई। अभी आपको पीपीटी शो हो रही है? नो सर। अभी? यस सर। ओके। तो मैंने यस सर। आपको बताया था कि ये वॉल्यूम और ये इशू, ब्रैकेट से बाहर सर ये वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्लिक कीजिएगा सर। सर वॉल्यूम जी, को। वॉल्यूम। जी सर। जी सर वॉल्यूम को क्लिक करने के बाद सर आप इधर होम में अपना होम टैब जरा वो कीजिएगा, होम टैब। हाँ वॉल्यूम और होम को होम पे। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल होम। हाँ जी जी। अब सर ये शो रहा है अटैलिक, वॉल्यूम अटैलिक। यहाँ पे इटैलिक है और वहां पे इटैलिक नहीं था। और यही कह वहां रहे हैं? पे वो। जी हाँ। ये वाला 8। ये जो है ना, पुराना इट शुड। रेफरेंस है। ये जी पुरानी पुराना है ये स्टडी, 2007। ये 2023 से पुराना है। समझ रहे हैं? जी। तो जो यस सर। लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट एडिशन है, उसमें इटैलिक आता है। जी अटैलिक। ठीक, ठीक हो गया? ओके। जी ओके ओके सर। क्लियर है? और थैंक। इसके जी बाद हम थैंक यू। जी, जी ओके ओके सर, इट्स ओके। ओके ओके। उसके बाद आता है एनेक्सिस या अपेंडिक्सिस। तो ये इसमें आप जो भी चीज़ें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे अपनी प्रपोजल के अंदर या रिसर्च के अंदर, जैसे इंटरव्यू प्रोटोकॉल है, सिंपल सिंपल फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म है, कवर लेटर है, जो भी आप किसी भी स्टेक होल्डर को लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर्स फॉर परमिशन है,
जैसे मैं आपको इसी इसी के अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल परमिशंस लेटर्स भी हैं और अपेंडिसाइटिस भी हैं। ये देखें, ये फॉर इंस्टेंस एक क्या है, एथिक्स अप्रूवल है। देख रहे हैं, रस्किन यूनिवर्सिटी की एथिक्स अप्रूवल है ये। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये है जी पार्टिसिपेंट कंसेंट फॉर्म, ये अप्रूव होता है आपकी उसके एथिक्स कमेटी से। ठीक हो गया। और उसके अलावा फील्ड वर्क अप्रूवल, कि आपको अप्रूवल है कि आप यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ली है कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने ये डिटेल भी ले ली है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और उनकी पास, और ये वो सारी इंफॉर्मेशन आप लेते हो उनसे। ठीक हो गया। और फिर आप बताते हो सिचुएशन एनालिसिस डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, एक ये एक इंस्ट्रूमेंट है उनका। फिर ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, फैक्ट एंड ओपिनियन अबाउट लार्ज क्लास, ये दूसरा उनका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। फिर ये इनका तीसरा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है 3.A 3 तो ये सारी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से ये ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होगी। अच्छा नहीं, ये भी क्वेश्चनरी है। एक मिनट। ओके, ये भी क्वेश्चनरी है आई थिंक। ये भी क्वेश्चनर है और ये भी क्वेश्चनर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी इसने यूज किए हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू प्रोटोकॉल है, इसको हम इंटरव्यू प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो इंटरव्यू के लिए हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते, इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, उसको इंटरव्यू प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरव्यू पॉइंट्स या पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है, बट इस इन पॉइंट्स को हम इंटरव्यू प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक हो गया, कि हम ये चीज़ें पूछेंगे स्टूडेंट से या अपने पार्टिसिपेंट से। ठीक है, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे ये इसने ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जब भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसकी कोई चेक लिस्ट बनाते हैं और उसके लिए उसके अगेंस्ट फिर कमेंट्स करते जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये सारी आपके पास प्रोवाइडेड है। सो आई होप दिस वर्कशॉप वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू पीपल। और जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की उनको आप इंशाल्लाह अपनी रिसर्च रिसर्च के अंदर मीनिंगफुली आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। और यहाँ तक सारी चीज़ें थी। अब अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सर, अब्रॉड में मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए रिसर्च प्रपोजल ज़रूरी है? अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटीज आस्क यू द प्रपोजल बिफोर मास्टर्स। मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो प्रपोजल डिमांड नहीं करती। बट बेहतर ये होता है कि आप अपना प्रपोजल तैयार करें और अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी में जा कर के हमारे पास बिल्कुल नहीं होती है रिसर्च, बिल्कुल सही कह रही हैं ज़ेरा आप। अब आप प्रपोजल बनाएं और प्रपोजल बना के किसी भी जो भी टॉपिक आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है उसके ऊपर जो आपने तरीका सीखा प्रपोजल बनाने का, उस तरीके से आप प्रपोजल बनाएं। शॉर्ट बनाएं, लाजमी नहीं है कि आप
सॉरी गाइस, मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था। आई एम अगेन बैक। अच्छा जरा, आई वाज टेलिंग यू कि आप प्रपोजल बनाएं, और प्रपोजल के बाद जिस भी कंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखें। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ गूगल से आपको मिल जाती है। वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना डिपार्टमेंट सर्च करें, और उस डिपार्टमेंट में फिर देखें कि जो प्रपोजल आपने बनाया है उससे रिलेटेड किस कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे उनकी ईमेल्स वहाँ से लें और उनको ईमेल करें अपना प्रपोजल, और बताएं कि भाई मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में आपके साथ, और ये मेरा प्रपोजल है और मैं आपके साथ जो है ना काम करना चाहती हूँ। मैंने आप उनका प्रोफाइल भी देखें और उनको बताएं। अच्छा, यहाँ पे ना एक टिप है मैं आपको दूंगा कि आप उस प्रोफेसर की प्रोफाइल पढ़ें और उसके बारे में उसको बताएं कि मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, आपने ये काम किया है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, ये मैंने प्रपोजल बनाया है, आप इसको रिव्यू करें और मुझे बताएं कि क्या हम मैं आपके साथ आके काम कर सकती हूँ। तो ये बेटर वे होता है आपको। एक तो पहले उसके साथ रेपट बनी हुई होती है, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप बना होता है प्रोफेसर के साथ, तो वहाँ पे एक बंदा होता है या कोई ऐसा लाइक आपका अपना एक जानने वाला होता है जो कि आपको होस्ट करता है वहाँ पे। वरना अगर आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप लेके जाती हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो और भी बहुत सारी हेल्प करता है वो प्रोफेसर, अगर आपको आप प्रपोजल उसको समझ आ जाता है, पसंद आ जाता है तो। ठीक है। तो दैट्स द वे दैट यू गो अबाउट गोइंग फॉर मास्टर्स और पीएचडी इवन। ठीक हो गया जी? एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क। ठीक हो गया। जहरा, आर यू डिड यू गेट योर आंसर? सर इफ यस, यस, यस रफी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इनिशियल प्रपोजल होता है, एक तो प्रपोजल बनाते हैं, एक इनिशियल प्रपोजल होता है। हम्म। तो इनिशियल प्रपोजल में हमें क्या लिखना चाहिए? अच्छा, एक तो होता है इनिशियल प्रपोजल, नहीं होता, वो होता है रिसर्च आइडिया या फिर रिसर्च प्लान। हम्म। ठीक है। उसमें आप मोटा मोटा बताते हो, लाइक उसमें आप डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू नहीं करते। ठीक है। हम्म। आप आइडिया प्रेजेंट करते हो, मेजर मोटी मोटी चीजें, जैसे आपने करना क्या है, पर्पस क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगी। ठीक है। और लाइक डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू उसमें नहीं होता। ठीक है। और मेथड कौन सा यूज करोगे, क्यों करोगे, वो सारी चीजें बताते हो, बट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। उसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता वो, लाइक 2-3 पेजेस का होता है। समझ रहे हैं? ठीक है सर, समझ गया। जी। जी। क्लियर हो गया? So thank you so much guys for being so active and for being enthusiastic about learning, and I enjoyed this session a lot. Comparatively आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेक्टिव था, एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में एक फॉर्म भेजता हूँ जो कि आपका रिव्यू फॉर्म होगा। बट उससे पहले, बिफोर वी एंड दिस session, I would like to hear your comments on this session. So if anybody unmute themselves and share their thoughts or perception or your comments on these sessions. Guys, anybody? यस सर। Yeah, sure, please, Alia. जी सर, सेशन तो बिल्कुल जबरदस्त रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और जो सारी कंफ्यूजन्स थी अबाउट एवरीथिंग, रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। और सारी कंफ्यूजन्स हमारी क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। Thank you, Alia. Anybody else who would like to share their thoughts? I would अस्सलाम। like to hear, please. जी जी सर। जी जी, Sadia, thank you. सर इट वाज ग्रेट लर्निंग, स्पेशली बेसिक से जो आपने सिखाया। तो इतने पहले कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं थे, जो अब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बड़ी डिटेल में आपने डिस्कस की। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है, इफ़ यू कैन लाइक टू आंसर। मैं Sure, sure, sure. सर, अगर बिल्कुल बेसिक से हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक प्रपोजल अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, एंड वी आर लाइक सपोज टू रीड ऑलमोस्ट 50 to 100 पेपर्स, और हमें एक डायमेंशन को समझ भी आ रही है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह करें? हम लोग एक्चुअली वहाँ पे स्टक हो जाते हैं आकर, और काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है, स्पेशली पीएचडी वगैरह की स्टेज पे।
तो आप थोड़ा सा अगर उसमें मुझे गाइड कर दें, थैंक यू। श्योर 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 सादिया। अच्छा, इसमें ना हमने जो प्रोसीजर जिस तरीके से लेके चले हैं इस सेशन का, तो हमने कोशिश ये की कि हम आइडिया से लेके फिर टाइटल बनाया हमने, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है। तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग्स बाद में जब आप लाइक इसको जी एक साथ बैठ के तीनों रिकॉर्डिंग्स देखेंगी ना, और यस सर। तीनों रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं भी आप देख पाती ज़्यादा, 2-2 घंटे की एक एक रिकॉर्डिंग है तो 6 घंटे कंजेक्टिवली बंदा नहीं पाता। तो एक सिटिंग में एक तीन जो है वो पीपीटीज तो पढ़ सकता है बंदा, राइट, एक सिटिंग में बैठ के। तो अगर आप पीपीटीज को भी फॉलो करें ना, तो आप जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया और फिर जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, जी सर, जिस थैंक यू सो तरीके से मच हम सर। लेके चले। जी। जी सर। सर यू बस वेलकम। यही इशू है ये कि तो वो जर्नल से स्पेसिफिक होने वाला जो इशू है ना, वो नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि जब जनरल फील्ड ही आपकी, जब लाइक फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल फेडरलिज्म है या बजट डेफिसिट है, ये आप कंपैरेटिव एनालिसिस पे जा रहे हो या आप स्पेसिफिक अपने कंट्री पे आ रहे हो, इस टाइप की चीजें, तो वो हम्म, मेरा स्पेसिफिक हो नहीं रहा, ये इशू आ रहा है। तो जी जी। इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा। अभी जैसे ना हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, देयर वाज दिस गर्ल, मेरे ख्याल शायद उनका भी नाम सादिया था या समथिंग। तो उन्होंने अपना जी सादिया अनवर हैं वो के मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जी भी ये शेयर किया था, अपना टॉपिक शेयर किया ना, तो वो जो टॉपिक उनका बहुत ब्रॉड था, तो हमने उसको स्पेसिफिक करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली वी कुडंट, क्योंकि उनका काफ़ी अर्ली स्टेज पे था, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ जवाब ने शेयर किया, उसका उसका टॉपिक हमने अब शुरू में जो है वो फर्स्ट जो हमारी मीटिंग थी जो डिस्कनेक्ट हो गई थी उससे पहले, डिस्कनेक्ट होने से पहले हमने उनके टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन की और उनको उस टॉपिक को स्पेसिफाई किया। फिर उसके अलावा आलिया का टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस किया और उसको हमने जो है वो स्पेसिफाई किया। तो दीज वर द थिंग्स लाइक, ये डिस्कशंस हमने की। और हमने उनके रूब्रिक को, लाइक मैंने एक रूब्रिक शेयर किया था फर्स्ट जो हमारा सेशन हुआ था, जी सर। उसके अंदर आप पीपीटीज देख सकती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम रिजल्ट, सैंपल और उसके अलावा आपका जो मेथड और टॉपिक, इन चार चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है टाइटल में, एंड योर टाइटल वुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एग्जैक्टली सर, जी सर, आई हैव वॉच दैट। जी सर। ठीक हो गया। तो बहुत बहुत अच्छे इंशाल्लाह से। उस चीज़ को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक जो है वो कंसाइज और स्पेसिफिक हो जाएगा। यस रफ़ी, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। कलर। जी सर, आपके जो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उसी के हवाले से कुछ रिव्यू देना चाह रहा था। श्योर श्योर श्योर, तो प्लीज। सर, आपके क्लासेस बहुत अच्छे लगे और आपका जो मेथड है समझाने का वो बहुत ही इजी है। जिस तरीके से हमने सीखा है और समझा है, तो पहले काफी कंफ्यूजन होती थी। और मेरा खुद अभी जो आपको बताया भी था कि सिलसिला चल रहा है फिनलैंड में पीएचडी का, तो उस बिल्कुल हवाले से बिल्कुल। मुझे भी जो है अभी जरूरत थी इन चीज़ों को समझने की। तो ओवरऑल आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। और इन द एंड मुझे ये बताएं कि जो हम प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से उसको हम प्लेजरिज्म को खत्म करें, इसके लिए आपके पास कोई टूल है? All right. Thank you so much, first of all, रफ़ी भाई, for your comments and feedback. अच्छा, दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम कोई टूल यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम प्लेजरिज्म को ख़त्म करें या एआई को ख़त्म करें। सो एआई को या प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए जब हम टूल यूज़ करते हैं, तो अब सिंस एआई इतना इवॉल्व हो रहा है, तो जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स हैं, जैसे टर्निटिन है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या एक और रेफरेंस करके कुछ नाम आता है उसका, वो दूसरा टूल वो होता है। तो ये जो टूल्स है ना, तो ये टूल्स भी जीरो सेल्फ, जीपीटी है जिसमें हम यूज करते हैं, जिसमें पता चलता है। बहुत बहुत और भी मल्टीपल, ये तो है ना जो हम कुछ कमर्शियल हैं जो कि कुछ हैं जो एकेडमिकली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो टर्निटिन की फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं, तो टर्निटिन में अगर आपको आपने एआई यूज़ किया है और उसको फिर किसी टूल के थ्रू आपने एआई को रिमूव किया, तो एआई नहीं आएगा। पर उसके बाद वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एआई को रिमूव किया गया है इस टूल के थ्रू। सिमिलरली प्लेजरिज्म जब हम किसी टूल के थ्रू रिमूव करते हैं, तो वो बता देता है कि
यहाँ पे आपने ये टूल यूज किया है, इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को या इस पैराग्राफ को आपने ये रिफ्रेज किया है किसी टूल को यूज करके। तो माय सजेशन इज ऑलवेज कि सबसे पहले तो आप जब खुद पढ़ के लिखते हो ना, तो उसमें प्लेजरिज्म की बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने अपने आइडियाज होते हैं, हर किसी के लिखने का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से प्लेजरिज्म कम आता है। दूसरा, प्लेजरिज्म तब कम आता है जब आप उस पे कमेंट करते हो। जब आप उसकी समरी करते हो तो उस पे हमेशा प्लेजरिज्म आता है। समझ रहे हैं? या पैराफ्रेज करके लिख रहे हो आप, तो भी प्लेजरिज्म आता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अकेले नहीं हैं किसी भी स्टडी को पैराफ्रेज करके लिखने वाले। बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोग होते हैं जो कि पैराफ्रेज करके लिख रहे होते हैं। तो पैराफ्रेज करके लिखने से प्लेजरिज्म हमेशा आता है। प्लेजरिज्म ना आता है, नहीं आएगा तो सिर्फ एक चीज़ से, जब आप उस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कमेंट करेंगे। जो हमने डिस्कस किया था ना कि बी क्रिटिकल, बी फोकस्ड, एंड लाइक डू नॉट जस्ट डिस्क्राइब, रादर कमेंट ऑन इट। ये जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में हमने डिस्कस किए थे, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपने क्रिटिकल होना है और उसके ऊपर कमेंट करनी है। कोई भी फाइंडिंग आपको मिली है, तो उस फाइंडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई, उस पे कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे तो वो कमेंट आपका इंडिविजुअल और जो है वो अपना कमेंट होगा। समझ रहे हैं? जी सर। ओके, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स, सम सर फाइनल इसमें थॉट्स? एक चीज फर्दर मैं पूछना चाही थी, ऑल्दो मैंने कभी ये ह्यूमनाइजर या इस का टूल को यूज नहीं किया, बट अगर जब ये यूज करते हैं तो जैसे आप बता रहे थे, तो फिर भी ये लाइक उसमें आ जाता है जी जी जी, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी रिसेंटली रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद स्टूडेंट्स। उनको मैंने रिसर्च पेपर लिखने को, बल्कि ऐसे राइटिंग के लिए मैंने उनको कहा कि आप ऐसे लिख के, और मैंने उनको स्पेसिफिकली कहा कि मैंने कहा अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो आप चैट जीपीटी यूज़ ना करें, या कोई भी एआई टूल यूज़ करेंगे तो मुझे बता दे कि मेरे पास टूल है कि जिससे मैं चेक करता हूँ। अब बच्चे थे, तो वो उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे डॉज करने के लिए किया ये कि उन्होंने एआई ह्यूमनाइजर्स यूज़ किया। डिफरेंट उन्होंने टूल्स परचेज किए। इवन देयर वर स्टूडेंट्स जिन्होंने परचेज किए, और उनको मैंने कहा कि ये टूल आपने यूज़ किया। वो बता देता है टर्निटिन आपको सिंपली कि यहाँ पे ये पार्ट एआई से लिखा गया है, और ये एआई रिफ्रेज्ड है या पैराफ्रेज्ड है। समझ रहे हैं? तो टर्निटिन आपको हर चीज़ बता देता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है जी सर, थैंक जी। Yes, anybody else who would like to share their comments? I think there जी are जी some सर। people. जी सर। जी सर, Yes, मैं yes, करना चाहता हूँ Mohammed सर। Rafi. Yes, सर please, please. माशाल्लाह सर, आपके स्टाइल के साथ साथ ना आपकी वॉइस बहुत फैसिनेटिंग और पेनिट्रेटिंग है, जो कि अपनी Thank, अटेंशन को खुद अट्रैक्ट करती है। किसी की भी अटेंशन को अट्रैक्ट करने का हौसला रखती है और बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती है। तो मेरा मेरा thank तो you, thank फर्स्ट you so much. चांस था आपके साथ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। Thank you, Mohammed Rahman, and it is really overwhelming compliment I have ever received. Thank you so much. Okay, I think there are certain people who have shared their thoughts. Okay, Rashid Ali Aslam says great session. Muhammad Rahman says superb. Okay, Sabah says the session was very informative and easy to understand. Thank you so much, Sir Masood Hussain. Jazakallah khairan kasira. Jazakallah, beta. Thank you so much. Okay, so thank you all for being very nice and very interesting and interactive audience. It was very amazing, and today's session specifically, I enjoyed a lot. शुरू के सेशंस में मुझे ये लगता है कि लाइक इट हैपेंस कि आपकी जब रैपट नहीं बिल्ड हुई होती, जब आप नए नए होते हैं, तो यू आर लिटिल हेजिटेंट to interact with each other, but with the passage of time I believe हम लोगों के दरमियान बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई और बहुत पॉजिटिव प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई. So I really enjoyed it, and thank you so much guys for joining these sessions, and I would really invite you people to join our
WhatsApp channel, and keep in touch. Don't leave the groups, because we will be always updating about our upcoming sessions and workshops, and even fellowships, or whatever we are offering is Talimist. So you people are now part of Talimist, and you are the Talimists, because Talimist is not just an institution. As you can see from its word, talimist means it is the it is derived from talim and educationist. So you people are now talimist as well. And I really welcome you to this platform. Inshallah आगे भी हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे, and I would hope you people would join, inshallah. So thank you so much, guys, once again, for being so amazing audience. So let's conclude today's session with this note. Thank you so much once again, and keep yes, Sadia. Inshallah, I will certainly be sharing with you about our upcoming sessions and webinars and workshops and whatever we are offering, inshallah. So thank you so much, guys. Allah Hafiz. I'm ending this meeting for all. Thank you. Jazakallah.